नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहनलाल मोदी आज बात करूंगा एक ऐसे घटनाक्रम की जो वर्तमान परिवेश में चिंता का विषय पैदा करता है। बात लगभग 30 साल पुरानी रही होगी। मुंबई की लोकल ट्रेन, जो उस महानगर की जीवन रेखा कही जाती है, जीवन रेखा ही है वो, रात को 12 बजे तक इस ट्रेन में आमदरफ्त इतनी बनी रहती है लोगों की कि ट्रेन खाली मिलेगी इसकी संभावना कम रहती है। लेकिन अल सुबह जब मुंबई जागना शुरू होती है, तब दिन का जो पहला पहर होता है, सुबह 4 बजे के बाद का समय, तब मुंबई की लोकल बहुत खाली खाली रहती है, क्योंकि इसमें उस वक्त नौकरी पेशा लोग नहीं होते और मुंबई अधिकांश नौकरी पेशा लोगों से ही भरी पड़ी है और वही लोग ज़्यादा है जो आमदरफ्त करते हैं, भागदौड़ करते हैं, धंधा रोजगार करते हैं। ये सुबह की ट्रेन में 2-3 तरह के लोग होते हैं बस। पहले वो जिन्हें सब्जी मंडी जाना है और वहां से कुछ फल फ्रूट सब्जी आदि लेके उनको बेचना है, उनको अपना धंधा करना है। दूसरे होते हैं कुछ मछली बेचने वाले लोग। इनके ठिकाने रहते हैं कहाँ कहाँ किस बीच पर मछली उपलब्ध है, वहां से मछली लेकर मछली खरीदना और ट्रेन के माध्यम से गंतव्य तक पहुंचना। लेकिन ये जो वर्ग है, सब्जी वाला, मछली वाला, जिसको अर्ली मॉर्निंग मंडियों में पहुंच के थोक में माल खरीदना है, इनके लिए 2 डब्बे लगते हैं लोकल ट्रेन में। एक इंजन के अगले इंजन के बगल में, एक पिछले इंजन के बगल में, बस 2 डब्बे होते हैं। इन्हें माल खाना कह लो, लगेज कह लो। ये अपने लगेज के साथ में उसमें अपने आप को बहुत ज्यादा सहज महसूस करते हैं, तो अधिकांश सफर उसी में करती हैं। लिहाजा जो बाकी की बोगियां हैं ये खाली रहती हैं लगभग। किसी बोगी में 2 आदमी, किसी में 4 आदमी, किसी में 1 आदमी, ये स्थिति रहती है सुबह 4 बजे के आसपास। एक घटना उस वक्त आई, किसी बोगी में 4-5 लोग रहे होंगे। एक लड़की को एक लड़का परेशान कर रहा था। उसकी हिम्मत बढ़ी, किसी ने आक्षेप नहीं किया तो फिर वो भद्दे कमेंट्स करने लगा। लड़की ने थोड़ी आपत्ति की, लेकिन सपोर्ट नहीं मिला उस लड़की को, तो उसकी हिम्मत बढ़ी। लड़की ने उससे साथ में थोड़ी सी खींचतान भी शुरू कर दी और इससे मन नहीं भरा तो वो उसके, कहना चाहिए ना, जो उसके मर्यादित अंग जो होते हैं, मर्यादाशील जो उसके से हैं, उनको उसने स्पर्श किया। बैड टच जिसे कहते हैं ना आजकल हम, वो उसने सब किया। कोई आक्षेप नहीं हुआ। मुझे मुंबई महानगर जैसे जागरूक शहर की कहानी है। ये चीज मेरे सामने जब आई तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था, भीड़ में अकेले। काफी लोगों ने इसको सराहा था आर्टिकल को। ये विषय सराहना का नहीं है। विषय ये है कि उस वक्त कई लोगों ने अचंभा व्यक्त किया था। अचंभा इस बात पे नहीं कि लड़की के साथ क्या हुआ, अचंभा इस बात पे जताया गया था कि कोई नहीं बोला, किसी ने आक्षेप नहीं किया, लड़की को किसी ने नहीं बचाया, उस बदमाश को किसी ने गुस्सा नहीं किया। ये सब लगभग 90% लोग इस चीज को लेकर अचंभित थे। ये अचंभा इसलिए था कि आज से 20 या 30 साल पहले भारतीय परिवेश में ऐसा माहौल नहीं था कि कोई व्यक्ति किसी महिला को, किसी लड़की को तंग करे और कोई ना बोले। कोई ना कोई तो उससे टोकता था कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, क्या कर रहे हो ये, और वो लड़की को बचाते थे। या फिर यूं कह लें कि आज से 20-30 साल पहले लड़की गांव में है तो वो गांव की बेटी हुआ करती थी, और शहर में तो कम से कम मोहल्ले में के लोग तो उसे बेटी मानते ही थे। ये भाव था। और शायद यही कारण है कि जब मैंने लिखा था भीड़ में अकेले,
तो लोगों ने अचंभा किया था कि ये कैसे हो गया, लोग कैसे नहीं बोले। क्यों? कि तब लोग बोलते थे, पीड़िता को बचाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब एक लड़की जिसकी असमत लूट ली जाती है, उसे लहूलुहान कर दिया जाता है। मतलब कितना बीभत्स होगा वो नज़ारा जब लोग बता रहे हैं कि उस लड़की के गुप्तांग से खून टपक रहा था, जो चल रही थी तो वो खून गिराती जा रही थी गुप्तांग से। इतनी बीभत्सता के साथ उसके साथ में बलात्कार किया गया था, उसकी आंतें डैमेज हो गई थी, आधी नंगी थी, नीचे का जो सबसे ज्यादा संवेदनशील हिस्सा होता है वो नग्न था। वो लोगों से मदद मांग रही थी, कोई कपड़ा दे दे तो तन ढाक लें, कोई सहारा दे दे तो पुलिस तक चले जाएं, कोई अस्पताल पहुंचा दे तो इलाज हो जाए। नहीं हुआ। बताया जाता है 8 किलोमीटर का रास्ता तय किया उस लड़की ने। 15-16 साल की बच्ची है, किशोर अवस्था। बहुत लोगों ने देखा उसे, मीडिया रिपोर्ट बताती हैं, कुछ होटल वालों ने भी देखा, ढाबे वालों ने देखा, बस्ती में कुछ लोगों ने प्रत्यक्ष अपने दरवाजे पर खड़े होकर देखा। और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसके मुताबिक उस लड़की ने उन सबसे मदद मांगी। कुछ ने दरवाजे बंद कर लिए, कुछ ने आगे जाओ कह दिया, और कुछ वीडियो बना दे रहे हैं। या मैं इस विषय पे आज नहीं जाऊंगा कि वो कितना दरिंदा था जिसने ऐसा किया, क्योंकि इस पे तो पूरा हैतों मच रही है पूरे भारत में। मैं इस मुद्दे पे जाऊंगा, समाज को क्या हो गया है, कौन सा घर है जहां बहन नहीं है, बेटी नहीं है, बहू नहीं है, मां नहीं है। हर घर में महिला है, हर घर में लड़की है। इसके बावजूद भी हम इतने संवेदनहीन कैसे हो गए? संवेदना मर गई हमारे अंदर की। हम इतने कापुरुष हो गए कि यहां तो सामने आतताई भी नहीं था जिससे डर का कारण था कोई। यहां तो पीड़िता अकेली थी, आश्रय चाहती थी, सहयोग चाहती थी, संरक्षण चाहती थी, नहीं मिला उसे। खैर, संतुष्टि है कि एक युवा किसी आश्रम से संबंधित था, वो उसे ले गया। उसने पुलिस से भी उसको रूबरू कराया और उसको इलाज के हवाले भी किया। अब स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं आश्वस्त कर रही है कि बच्ची ठीक है, कवर कर रही है। सवाल ये उठता है कि हम क्या कर रहे हैं? क्या यत्र नारी पूजनते, है ना, रमनते तत्र देवता। हम इतनी बातें करते हैं बड़ी बड़ी, कृत्य कैसे हैं हमारे? व्यक्तिगत ले रहा हूं मैं शायद इस मसले को, और हर व्यक्ति को व्यक्तिगत ही लेना चाहिए। ये मसला ऐसा हो गया है। सौभाग्यशाली हूं, माँ का स्नेह तो मिला ही, सबको मिलता है। भगवान ने बहनें भी दी हैं, बेटी भी है, और अब पोती भी है मेरे पास है। जब मैं देखता हूं कि बच्ची दिखी नहीं है, 15-20 मिनट से अधिक समय हो गया, बच्ची कहाँ है? जब बहू से, बेटे से पूछता हूं कहाँ है, और जब वो कहती है कि कहीं खेल रही होगी, तो मैं कहता हूं कि इतनी देर हो गई, तुम्हें चिंता नहीं होती उसकी? तुम्हें देखना चाहिए कहाँ है बिटिया। तो बेटे बहू बोलते हैं, क्योंकि वो व्यवहारिक हैं, पापा आप बहुत ज्यादा संवेदनशील हैं, आप बहुत ज्यादा सोचते हैं, आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, आप इतना भी नहीं होना चाहिए कि बच्ची 15-20 मिनट नहीं दिखी तो आप चिंतित हो गए कि वो कहाँ है। लेकिन जब इस तरह की घटनाएं देखता हूं, तब मुझे लगता है कि हर पिता को, हर दादा को, हर नाना को, हर भाई को
हर पति को इतना ही चिंतित होना चाहिए, क्योंकि हम सोच भी नहीं पाते कि पलक झपकने से पहले हमारा कोई अपना प्रिय हमारे सामने सकुशल था और एक क्षण बाद हम देखते हैं कि दुनिया बदल गई है, हमारे किसी स्नेही जन को लूट लिया गया, किसी ने उसे बचाया तक नहीं। तो मैं तो यही कहूंगा, मैं ये नहीं कहता कि हमें शासन पे विश्वास नहीं करना चाहिए, पुलिस पे भरोसा खो देना चाहिए, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमें चिंतित रहना चाहिए। ये जो हमें जरूरत से ज्यादा खुलेपन के जो हामी हम होते जा रहे हैं, ये शायद कुछ ज्यादा हो गया है। हम ये नहीं कहते कि माताओं बहनों बेटियों के पैरों में बेड़ियां डाल दो, लेकिन इन पर नजर रखना आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे हृदयों में रहती हैं। ये इन पे जब आघात होता है तो हृदय का कोई हिस्सा टूटता है हमारा। खासकर जब सामाजिक स्तर पर हम देखते हैं कि सड़क पे हमारे सामने कोई व्यक्ति एक बालिका के कपड़े फाड़ रहा है, कोई आक्षेप नहीं करता। बीच राह पर दोपहर में सड़क खचाखच भरी है वाहनों से, पैदल राहगीरों से, यह व्यक्ति किसी बालिका को या किसी महिला को चाकू मार रहा है, कोई आक्षेप नहीं करता। ये अच्छा लक्षण नहीं है। भारतीय संस्कृति में तो बिल्कुल ही अपेक्षित ही नहीं था ये वातावरण कि हम इतने निष्ठुर हो जाएंगे, जहां गांव की बेटी को अपनी बेटी, शहर की बेटी को अपने मोहल्ले की बेटी माना जाता रहा, वहां हम ये सब देखते हैं और कुछ नहीं करते, कुछ नहीं कहते। मैं ये मानता हूं कि हमारे अंदर एक भय व्याप्त है आक्रांताओं के प्रति, असामाजिक तत्वों के प्रति, गुंडे मवालियों के प्रति, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात सही है। थोड़ा कानून भी हमारा ऐसा है कि वो हमें किसी पचड़े से बचने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन पचड़ों से बचने का इतना शौक भी अच्छा नहीं है जब बेटियां असुरक्षित हो जाएं। ठीक है, जो गुंडे मवाली होते हैं वो शायद इसलिए ताकतवर होते हैं क्योंकि उन्हें किसी से मोह नहीं होता। जिसे अपनों से मोह नहीं होता, चाहे उसकी वजह से कोई मर जाए उसका, और चाहे वो अनिष्टता को प्राप्त हो जाए, तो उसके परिवार को उसकी चिंता नहीं है। ऐसे लोग थोड़े खुल जाते हैं, क्योंकि ना उनकी किसी को चाह है और ना उन्हें किसी की चाह है। कायर कौन होता है? जो अपने परिवार को प्रेम करता है, जिसे चिंता होती है मुझे कुछ हो गया तो परिवार का क्या होगा। बस इससे बड़ा कोई कारण कायर होने का नहीं होता। लेकिन क्या इतना भी संभव नहीं है कि कोई बदतमीज इंसान, कोई असामाजिक तत्व किसी बहन बेटी को तंग कर रहा है तो हम चार भैलों को उकसा लें, उन्हें प्रेरित करें कि आज चलो अपन चालू चलते हैं, देखते क्या करता है ये। कि हमारे आजू बाजू में एक लकड़ी का डंडा, एक कोई लोहे का सरिया, कोई पाइप नहीं होता जिसे उठा के हम हाथ में और उससे ललकार सकें कि ए छोड़ो से। और जब हम सामूहिक हों तो फिर तो हम हिम्मत कर सकते हैं और हमें करनी चाहिए। यदि ऐसा करते हैं तो हम केवल कानून की मदद नहीं करते, हम अपनी खुद की मदद करते हैं। क्योंकि जिसे परेशान किया जा रहा है वो किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की पत्नी है, किसी की माँ हो सकती है। ये हमारी अपनी भी हो सकती है। हम ये क्यों सोचते हैं कि जिसके साथ में अत्याचार हो रहा है वो हमारी कोई नहीं है? कहीं और हमारी अपनी भी तो हो सकती है।
क्या इस भाव से हमें अपने को थोड़ा जीवित अवस्था में रखने की आवश्यकता नहीं है? होना चाहिए। मैं कहता हूं होना चाहिए। सब कुछ कानून पर नहीं छोड़ सकते हम। समाज में थोड़ी सी नैतिकता बनाए रखने की जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी, वरना आने वाली पीढ़ी जिस ओर जा रही है वहां ऐसे अत्याचारियों की संख्या बढ़ रही है। ये चिंता का विषय है। समय कम है, विषय बहुत व्यापक है। ये बस इसी अपील के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। चुप मत बैठिए। ये किसी के साथ भी हो सकता है, किसी के भी अपने के साथ हो सकता है। यदि ये सोचेंगे तो इन बच्चियों को सुरक्षित माहौल मिल जाएगा, और हमें ऐसा करना ही चाहिए। हमें ऐसा करना ही पड़ेगा, हमें ऐसा करना ही चाहिए। बस इस संकल्प के साथ आज सब विषय को समाप्त करूंगा। ईश्वर करे कभी ऐसे विषयों को रखने की आवश्यकता ना पड़े। बस इस कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज कार्यक्रम को विराम दूंगा। लगातार नए विषयों के साथ आपके सामने आता रहूंगा। नमस्कार, जय हिंद।